दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। कुल मिलाकर के उसके लिए फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, जिसके लिए ये तीन जो फार्मूले हैं जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगा। इसके बगैर हमें ये टॉपिक समझ में आने वाला है ही नहीं। पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमें समझना ही होगा, इसके बगैर हमें ये टॉपिक समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। गॉस थ्योरम, जिसकी फार्मूला हम यूज करेंगे जब हम इस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला डिराइव करेंगे। फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम मान के चलते हैं कि ये ए बी सी डी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज्ड है। हम इस तरह से मान के चल रहे हैं और इस प्लेन शीट के, इस यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के आर दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें गॉस जो थ्योरम है उसका यूज करना है और उसका यूज करके इस प्लेन शीट के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है, यानी कि उसके लिए फार्मूला हमें डिराइव करना है। तो हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके दूसरे साइड पर जो प्लेन शीट है उसके दूसरे साइड पर, जैसे ये ऐसा प्लेन शीट है तो इस तरफ हो गया पॉइंट P, इसके दूसरे साइड पर, इस साइड पर एक दूसरा पॉइंट P' ले लेते हैं R डिस्टेंस पर। मान के चलते हैं कि ये इस R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट P' है और इस P' को एक्सिस लेकर के एक सिलेंडर हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि गॉसियन सरफेस होगा। तो इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आसानी से इस शीट के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर पाएंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से हमने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात किए थे किसी पॉइंट पर, तो तीन सरफेस हमने लिया था। उसमें भी हमने सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस लिया था, उसमें वर्टिकल था, इसमें हॉरिजॉन्टल है। उसी तरह से इसमें भी तीन सरफेस हमको देखने को मिल रहा है। एक तो कर्व सरफेस S1 और सर्कुलर सरफेस S2, S2, S3, ये तीन सरफेस हमको देखने को मिल रहा है। इसमें हम मान के चलते हैं कि जो सर्कुलर फेस है या सरफेस है उसका एरिया A है। S2, S3 जो सर्कुलर सरफेस है उसकी एरिया जो है A है, दोनों की जो एरिया है वो A है, ये हम मान के चलते हैं। और ये हम मान के चल रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जितना शीट का जितना भाग है, जितना पार्ट है, उस पर जो चार्ज है वो Q है, उस पर जो चार्ज है वो Q है। तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इसकी भी एरिया A होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होगा। यहां से हम Q इज इक्वल टू सिग्मा A लिख लेते हैं। इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाला है जब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम यूज करने के बाद Q का मान हम वहां रखेंगे। हमने अभी उसको लिख लिया, वहां अनलिंक्ड हो जाता है। अभी हम डायग्राम समझ रहे हैं तो साथ ही साथ लिंक है, तो हम इसको
पहले से ही लिख लिया है, बाद में उसको हम यूज कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना होगा इस पूरे सिलेंडर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें 3 सरफेस मिला है, S1, S2 और S3। तो जो आप देख सकते हैं, जो कर्व जो सरफेस है, उसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन जो है इस सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। सीट अगर ऐसा है तो जो डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से आउटवर्ड होगा। सिमिलरली पॉइंट P पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी आउटवर्ड होगा, सीट के परपेंडिकुलर होगा और कुछ इस तरह से। और आप देख पा रहे होंगे जो सिलेंडर है कुछ इस तरह से है। यानी कि अगर सीट ऐसा है, सीट ऐसा है तो सिलेंडर कुछ इस तरह से है। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। और कर्व जो सरफेस है, किसी भी पॉइंट पर कर्व का जब सरफेस हम देखेंगे तो वो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। यानी कि कुछ इस तरह से होगा कर्व जो सरफेस होगा उसका डायरेक्शन। तो यहां जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 90 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि कर्व सरफेस से होकर के जा रही है वो कितना होगा, कर्व सरफेस से होकर के जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस फार्मूले से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और जो कि इक्वल होता है EDS cos थीटा के, और थीटा जो है यहाँ 90 डिग्री है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं EDS cos 90 डिग्री, और cos 90 इज इक्वल टू 0। तो जो कर्व सरफेस है उससे होकर के गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है। अगला जो पृष्ठ है S2 और S3 जो कि सर्कुलर सरफेस है। ये सर्कुलर सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि इस सर्कुलर जो सरफेस है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्कुलर सरफेस का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा वो 0 डिग्री का है। उसी तरह से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी 0 डिग्री का है, क्योंकि दोनों के जो डायरेक्शंस हैं वो सेम है। तो सर्कुलर सरफेस से होकर के गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ अगर ds2 स्मॉल एरिया में हम डिवाइड कर दें, जैसा कि लाइन चार्ज में हमने देखा था, तो यहाँ ये इक्वेशन हो जाएगा EDS2 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है, और ds2 जिसको हमने माना है a, तो ये हो जाएगा a। तो यहां से मिल जाएगा हमें EA। और इसी तरह से यहाँ इस सरफेस पर देखेंगे, S3 सरफेस पर जब हम देखेंगे तो यहां भी हमें यही इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा। ये 1 होगा और ये हम माने हैं कितना है, A होता है। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि सर्कुलर सरफेस से होकर के गुजर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वो होगा EA। तो जो सर्कुलर सरफेस से होकर के गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा EA प्लस EA। EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से गुजर रहा है और EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस S3 सरफेस से होकर के गुजर रहा है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहे हैं इस सर्कुलर फेस को वो हो जाएंगे 2EA। और इस पूरे गॉसियन
सरफेस से, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से क्रॉस करने वाले जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्रॉस कर रहे हैं किससे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से। तो ये जो कोर सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है और दोनों सर्कुलर सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहे हैं दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू 0 प्लस 2e a इज इक्वल टू 2e a, इक्वेशन नंबर 1। गॉस थ्योरम से अब हम यहाँ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम इन तीनों इक्वेशंस के यूज करने वाले हैं और तीनों इक्वेशन जब तक हम नहीं समझेंगे ये टॉपिक हमें समझ में आता है नहीं। गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान हमने पहले ही डिराइव कर लिया है, सिग्मा ए। जैसा कि मैंने बोला था कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम रखेंगे, उसे हम पहले ही निकाल लिए हैं, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2EA is equal to सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ए कैंसल हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, तो हम ई निकालते हैं, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो किसी भी पॉइंट पर इस इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन होगा वो इस सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, कुछ इस तरह से। एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है और वही डायरेक्शन बता रहा है, जो कि डायरेक्शन क्या होगा, इस सीट के, अगर सीट ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा।